नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 9 की ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बिहार एससीईआरटी की किताब भारत भूमि एवं लोक से। यह है अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और इसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। दूसरा टॉपिक होगा हमारा जलाशय। तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे निर्माण की दृष्टि से झीलों के प्रकार। फोर्थ टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण। पांचवें टॉपिक में हम जानेंगे मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं भारत के प्रमुख नदियां और झीलों को, तो ये जानकारी आपका नंबर पक्का करेगी। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ, अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिक समझेंगे, जैसा कि परिचय में दिया गया है। इसके बाद हम उन सभी पॉइंट को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए उन सभी को कवर किया गया है। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में उसे अपने कॉपी में लिखना और उसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपवाह को जान लेते हैं कि अपवाह शब्द का क्या तात्पर्य होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है, अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। और इस पॉइंट में बताया गया है अपवाह द्रोणी के बारे में। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। और किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे हिमालय की नदियों को। तो ध्यान से सुनिएगा। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और ये जानकारी आपका नंबर पक्का करेगी। तो याद रखिएगा, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। और ये नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। दूसरा नदियाँ हैं अब प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। और कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तो अभी जो जानकारी आपको बताया गया, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया गया। अब जानेंगे हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को। ये हाईलाइट वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। दूसरा टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत के सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। और ये नदियाँ लंबी एवं गहरी हैं। और इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय की नदियों को जानेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंधु नदी। तो ध्यान से सुनिएगा। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। और ये लाइन को नोट कर ले, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं और सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत में और शेष पाकिस्तान में स्थित है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। और लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं और हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में है तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सेकेंड है गंगा नदी। तो ध्यान से सुनिएगा, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा। गंगा नदी को बंगाल में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है और हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बंटती है। तो याद रखिएगा, फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बंटती है। प्रथम भाग हुगली गंगा के रूप में डेल्टा से होते हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और दूसरा भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है और इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। तो अभी जो पॉइंट बताया गया उसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है, तो इस संगम को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघना के नाम से पुकारा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ध्यान दे, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल विभाजक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का उदाहरण है और अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अरावली नगर किन 2 नदियों के जल विभाजक पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा एवं सिंधु। और अरावली से सुंदरवन तक का मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। आप चित्र 3.3 में देख सकते हैं भारतीय नदियों के अपवाह प्रारूप तथा प्रमुख जल विभाजक। ये है भारत की प्रमुख नदियां एवं झीलें। तो गंगा नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति को जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है और सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है और इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है। सिंधु नदी नामचा बारवा शिखा के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के मध्य से प्रवेश करती है और सिंधु नदी को स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा। तो सिंधु नदी को स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। और हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मनस और तीस्ता हैं। और इस पॉइंट में तिब्बत के बारे में बताया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का एक शीतल एवं शुष्क क्षेत्र है जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है
और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमालय नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की मात्रा अधिक निक्षेपित से नदियों के मार्ग में बार बार प्रतीत होता रहता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में इसे स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से जाना जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कोनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलती है और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की मात्रा अधिक निक्षेपित होती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में निक्षेपण से नदी की मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है। अगला नदी है हमारा यमुना नदी। तो याद रखिएगा यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो यमुना नदी का उत्पत्ति हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से होती है और यमुना नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं यमुना नदी का। तो यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, जहां 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई चंबल, बेतवा, केन। घाघरा नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनदी से निकलती है। तो याद रखिएगा घाघरा नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनदी से निकलती है और इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानते हैं। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है। और घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है और इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाना जाता है और इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला है हमारा गंडक नदी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि कौन सी नदी हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की पॉइंट की तरफ। कोसी नदी। तो कोसी नदी महान हिमालय के गोसाईथान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। तो कोसी नदी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे अब बताया जा रहा, और इसमें जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो कोसी नदी महान हिमालय के गोसाईथान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि कोसी नदी नेपाल से होते हुए बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल जिले में प्रवेश करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है और इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लिखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख हैं और इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कोसी नदी की लंबाई 230 किलोमीटर है और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार राज्य को कोसी नदी में बाढ़ आने से अपार क्षति होती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और ऐसे ऐसे जो पॉइंट बॉक्स में बताए गए हैं कि क्या आप जानते हैं, तो इसे भी जान लेते हैं। 2-3 पॉइंट बताए गए हैं। तो गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरे बॉक्स में बताया गया है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। और कोसी नदी के बारे में जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, यानी इस पॉइंट को छोड़ना मतलब मार्क्स छोड़ना है। और यहाँ से जो जो नदी के बारे में बताया जाएगा ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा एवं तापी 2 ही बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारद मुख का निर्माण करती है।
तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा को जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रांस घाटी में बहती है और जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार से बहती है, जहां पर यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पश्चिम की ओर एक भ्रांस घाटी में बहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार से बहती है, जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और नर्मदा की अधिकतर सहायक नदियां छोटी छोटी हैं, जो समकोण पर मुख्य धारा से निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला है तापी नदी। तो तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। तापी नदी नर्मदा की भांति भ्रांस घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। और इसके अतिरिक्त पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें गोवा का मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती तथा नेत्रवती तथा केरल की पेरियार, पंबा, मणिमला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। और राजस्थान के मरुस्थल भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी प्रधान नदी है। और ये जानकारी आपका नंबर पक्का करेगी। तो राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रायद्वीपीय नदी है महानदी। तो ध्यान से सुनिएगा, यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा, महानदी प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। और महानदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। और महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। और यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हो गई शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साबरमती और माही नदियां किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है। अगला है हमारा गोदावरी नदी। तो ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट बताया जा रहा, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। और इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहित वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा जैसे नामों से विभूषित किया गया है। तो याद रखिएगा, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढाल से निकलती है। और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैली हुई है। और यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, या इसे 1500 किलोमीटर भी इसकी लंबाई है। कहीं कहीं आपको 1500 किलोमीटर भी देखने के लिए मिल सकता है। और इस नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई है। और इसकी सहायक नदियां हो गई प्राणहित वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। और दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा जैसे नामों से विभूषित किया गया है। अगला हमारा प्रायद्वीपीय नदी है कृष्णा नदी।
तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1290 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी अपवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया। तो याद रखिएगा, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है और 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा हैं। अगला हमारा प्रायद्वीपीय नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ से हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, लोगपावनी, अकावली, लक्ष्मण तिथि, तीर्थ तथा काबिनी है और यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, लोगपावती और यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिव सुंदरम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है जो कावेरी नदी पर है। तो याद रखिएगा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है और इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान होता है। तो अभी तक हम लोगों ने हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों को जाना। अब हम लोग झीलों के बारे में जानेंगे। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया गया है। तो कश्मीर में स्थित डल तथा वुलर झील, नैनीताल, राजस्थान का सांवर झील और बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार, बेतिया का सरयामान और दरभंगा का लक्ष्मी सागर, ये सभी जलाशय पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र होते हैं। तो इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि कांवर पक्षी विहार झील बेगूसराय में है, सरयामान बेतिया में और लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में स्थित है और जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है और वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, झील का निर्माण वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। अब जानेंगे हम लोग निर्माण की दृष्टि से झीलों के प्रकार को। तो पहला है धनसान घाटी झील। तो धनसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है और धनसान घाटी झील का उदाहरण हो गया विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा, इसके उदाहरण हैं। और भारत में तिलैया बांध द्वारा धनसान घाटी में कृत्रिम झील बनाए गए हैं। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भारत में किस बांध पर धनसान घाटी में कृत्रिम झील बनाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तिलैया बांध पर। अगला है दूसरा हमारा झील गोखुर झील। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा, गोखुर झील जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है, इसे गोखुर झील कहते हैं और उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं, जिसमें इसका एग्जाम्पल हो गया बेतिया का सयारामान या बेगूसराय का कांवर झील। तो याद रखिएगा, बेतिया का सरयामान और बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण हैं गोखुर झील के। थर्ड हमारा है क्रेटर झील। तो इसका निर्माण जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है और क्रेटर झील का उदाहरण हो जाएगा बोलीविया का टीटीकाका और टर्की का बॉन झील। और भारत में लोनार झील इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। फोर्थ हमारा है लैगून झील।
तो लैगून झील का उदाहरण हो जाएगा भारत में स्थित चिल्का एवं पुलिकत झील। पांचवा है अवरोधक झील। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले झील की ओर चलते हैं। तो अवरोधक झील को ऐसे याद रखिएगा कि कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं, तो इससे भी झील बन जाते हैं, जिसे अवरोधक झील कहते हैं। छठा है हमारा हिमानी झील। तो हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल, सतताल आदि सुंदर उदाहरण है इसके। सातवां है हमारा भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लोकतक एवं बड़ियानी जैसे कई मीठे पानी की झीलों के साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांबर झील इसी प्रकार के झील हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और दूसरा भाखड़ा नंगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। और तीसरा है लोकतक एवं बड़ियानी जैसे कई मीठे पानी के झील के साथ साथ राजस्थान का लवण युक्त सांबर झील इसी प्रकार का झील है। अगला टॉपिक है हमारा मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ। तो इसमें जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हवांग हो की घाटी में चीन की तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। दूसरा है हवांग हो की घाटी में चीन की तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। और अगला इंपॉर्टेंट है प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बॉचर द परथेस को है और पेरिस के सीन नदी को सभ्यता का सद्भाव केंद्र बताया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पटना में स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसका निर्माण 1884 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा गांधी सेतु पटना में है और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसका निर्माण 1984 में हुआ था और इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ष 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार धन जन की क्षति हुई है। बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है जैसे कैप्सियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है ये बेसिक जानकारी के लिए बताया गया है। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए और वर्तमान समय में भारत के मात्र 19.25% भूभाग ही वनाच्छादित हैं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के लिए कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 में प्रारंभ किया था और इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। तो याद रखिएगा भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 में प्रारंभ किया था और 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया। और देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत लागू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव और इसे भी याद रखिएगा जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। और इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती और गंडक आदि नदियां प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेपण करती हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और यहाँ पर भी बेसिक जानकारी दिया गया है भाखड़ा नांगल जो सतलुज नदी की एक परियोजना है 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है। और टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ है जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। तो याद रखिएगा टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ है जो 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
पंडित नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? और यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है ये आपका नंबर पक्का करेगी। तो याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेपण के लिए विश्व विख्यात है। और इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र से महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, अयस्क, सोना, क्वार्ट्ज आदि होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही एवं यमुना प्रमुख हैं। तो याद रखिए, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही एवं यमुना प्रमुख है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न हैं उसे भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, सांभर झील। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, पटना। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, तापी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है। तो इसे याद रखिएगा। छठा हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, गोदावरी। तो याद रखिए, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता 1955 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ख। आठवां हमारा क्वेश्चन है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, ब्रह्मपुत्र। नौवां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, गरसोप्पा। 10वां हमारा क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, मानसरोवर। तो याद रखिएगा, कोसी नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन्हें 2-3 बार सुनकर और मैप पर देखकर पक्का कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको पसंद आई हो। अध्याय 3 अपवाद स्वरूप। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्ते।